इस वीडियो में हम फंक्शनल एनालिसिस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। अगर आपको वीडियो एग्ज़ाम में हेल्प करे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है कि f कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस x, देन नॉर्म ऑफ f क्या होगा। तो फंक्शनल क्या है? फंक्शनल एक्चुअली लीनियर मैप ही होते हैं किसी भी नॉर्म स्पेस से। मान लीजिए कि x नॉर्म स्पेस है और x नॉर्म स्पेस है, तो किसी न किसी फील्ड के ऊपर ये एक वेक्टर स्पेस होगा। तो अगर f मैप है x से x की फील्ड में और ये साथ में लीनियर ऑपरेटर है, तो हम बोलते हैं इसको फंक्शनल। और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहता है उसका जो नॉर्म, सिर्फ लीनियर फंक्शनल नहीं, कोई भी लीनियर ऑपरेटर है उसका जो नॉर्म है डिफाइन करते हैं हम इस तरीके से। नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x। कहाँ पर सुप्रीमम ले रहे हैं? x का जो नॉर्म है वो 1 के बराबर है। एक्चुअली ये इक्विवेलेंट है। हम ले लें सुप्रीमम x नॉट इक्वल टू 0 ऑफ दिस सेट ऑफ f ऑफ x मॉडुलस अपॉन नॉर्म ऑफ x। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है। ये इक्विवेलेंट है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ f x वेयर नॉर्म ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन, ये तीनों एक्चुअली जो भी नंबर हैं ये इक्वल होते हैं, तो हम किसी भी तरीके से जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसका नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शनल है, ध्यान दीजिए हम यहाँ पर मॉड ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फील्ड है। तो फील्ड यहाँ पर यूजुअली हम r लेते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं फील्ड, तो इसीलिए यहाँ पर मॉडुलस आता है। अगर ये जनरल कोई लीनियर मैप y होता तो ये नॉर्म ऑफ fx हो जाता मॉड की जगह, और रिमेनिंग चीज़ें सेम रहती। तो आप देख सकते हैं ना तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ना ही ऑप्शन सी करेक्ट है, और ना ही ऑप्शन डी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कह रहा है कि ए कोई लीनियर फंक्शनल है f, लीनियर फंक्शनल f विद डोमेन, इसका जो डोमेन है df से रिप्रेजेंट कर रहा है, इन अ नॉर्म स्पेस x इज़ बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी कि जो f है वो क्या है? इसका डोमेन df है और ये ऑब्वियसली सब स्पेस हो जाएगा x का। यहाँ से ये इसके फील्ड में एक कोई मैप है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शनल है, इसके लिए ये इसका जो रेंज होगा वो फील्ड हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि ये बाउंडेड होगा। कब बाउंडेड होगा? तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि बाउंडेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ x कंप्लीट हो। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है कि अगर x कंप्लीट हो तो कोई भी फंक्शनल हमेशा बाउंडेड हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है इन जनरल। ठीक है, तो कंप्लीटनेस इक्विवेलेंट नहीं है बाउंडेडनेस ऑफ अ लीनियर फंक्शनल। सेकेंड ऑप्शन पार्शली करेक्ट है। अगर x फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो कोई भी लीनियर मैप बाउंडेड हो जाएगी, लेकिन अगर वो बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका डोमेन फाइनाइट डायमेंशनल हो। तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़ कह रहा है ना, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इम्प्लाई करता है x अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका मीनिंग हो जाएगा f बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, लेकिन जिसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मीन्स कि f अगर बाउंडेड है तो f का जो डोमेन है वो फाइनाइट डायमेंशनल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफाइनाइट डायमेंशनल में भी हम बाउंडेड
फंक्शनल डिफाइन कर सकते हैं। अगेन सी में कह रहा है एक्स इज़ कम्पैक्ट, तो कोई भी नॉर्म स्पेस एक्सेप्ट ट्रिवियल, अगर हम x इक्वल टू सिर्फ उसमें 0 वेक्टर स्पेस लें तभी ये कम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई भी स्पेस कभी भी, कोई भी नॉर्म स्पेस कभी भी कम्पैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये भी एक्चुअली इनकरेक्ट ऑप्शन है कि f बाउंडेड हो, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि x कम्पैक्ट हो। इनफैक्ट कोई भी नॉन ट्रिवियल स्पेस होगा तो वो हमेशा कम्पैक्ट स्पेस नहीं हो सकता है, कभी भी कम्पैक्ट स्पेस नहीं हो सकता है अगर जो नॉर्म स्पेस है वो नॉन ट्रिवियल है। और जबकि हम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल किसी भी नॉर्म स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सी भी इन जनरल करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन आइसोमॉर्फिज्म टी ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स, यहाँ पर मीट्रिक डी दिया हुई है एंड डी दी हुई है ऑनटू अ मीट्रिक स्पेस एक्स टिल्ड, और यहाँ पर जो मीट्रिक है दी हुई है डी टिल्ड दिया हुआ है, इज बाइजेक्टिव मैप सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। पहले यहाँ पर देखिए टी कहाँ से मैपिंग है, एक्स डी से ये मैपिंग है एक्स टिल्ड डी टिल्ड। बोलेंगे टी क्या है, ये आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एक्स टू एक्स टिल्ड। अगर क्या कंडीशन हो जाए, ऑब्वियसली अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एक्स में, तो यहाँ से इसकी जो इमेजेस होंगी टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे एक्स टिल्ड में। तो अगर ये मैप डिस्टेंस प्रिजर्विंग है तो हम बोलेंगे कि इसको ये टी एक्चुअली बाइजेक्टिव मैप हो और साथ में डिस्टेंस प्रिजर्विंग हो, तो हम बोलते हैं कि टी आइसोमॉर्फिज्म है। डिस्टेंस प्रिजर्विंग का मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें एक्स वाई और उनके बीच में डिस्टेंस निकालें, तो यही डिस्टेंस किसके बीच में हो, ये टी एक्स और टी वाई, इसके जो इमेजेस हैं एक्स और वाई के, उसके बीच की डिस्टेंस अगर हम मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक ऑफ कोडोमेन यानी डी टिल्ड, तो ये बराबर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो टी को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट नहीं हो सकता है, ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पर डिटेल्ड यूज़ किया हुआ है, और ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो डोमेन का जो मीट्रिक है वो डी है, यहाँ पर डी टिल्ड यूज़ किया गया है, और इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने मेंशन भी किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ वेक्टर स्पेस एक्स इज सेड टू बी एल्जेब्राइकली रिफ्लेक्सिव इफ जो कैनोनिकल मैपिंग है सी फ्रॉम एक्स टू एक्स डबल स्टार, ये क्या हो जाए, सरजेक्टिव हो जाए। ये डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिवनेस की। तो अगर ये होल्ड कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो स्पेस एक्स है वो रिफ्लेक्सिव है। कैनोनिकल मैप कैसे डिफाइन करते हैं, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। अगर ये मैप क्या हो जाए, सरजेक्टिव हो जाए, तो हम बोलते हैं कि जो स्पेस एक्स है वो रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव स्पेस हमेशा कंप्लीट होता है, अगर स्पेस इनकम्प्लीट है तो कभी भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डुअल स्पेस ऑफ R3। तो डुअल स्पेस ऑफ R3, अगर हम कहें कि x अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है, अगर x फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है, इसका डायमेंशन n है, तो जो इसका डुअल स्पेस होगा x स्टार, वो उसका भी डायमेंशन पहले तो n हो जाएगा और ये रिफ्लेक्सिव होगा। इनफैक्ट जिसका डुअल स्टार है वो भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, या
इक्वल आप लिख सकते हैं x के, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चलिए इक्वल लिख रहे हैं, इनफैक्ट ये इक्वल कह सकते हैं या आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं ये। तो यहाँ पर R3 क्या है, R3 नॉर्म स्पेस है जिसका डायमेंशन 3 है, फाइनाइट डायमेंशनल है, इसलिए इसका जो डुअल स्पेस होगा वो R3 के ही आइसोमॉर्फिक हो जाएगा या R3 के ही इक्वल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि x कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ x डबल स्टार। तो अभी हमने जैसे बात किया कि x अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो जो डायमेंशन होगा x का वही डायमेंशन हो जाएगा x स्टार का, और वही डायमेंशन हो जाएगा x स्टार के स्टार, यानी कि डायमेंशन ऑफ x डबल स्टार। और कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, यानी कि कैनोनिकल मैपिंग फ्रॉम x टू डबल स्टार, x डबल स्टार, ये हमेशा सर्जेक्टिव होता है। इसलिए कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल जो स्पेस होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है अगर डायमेंशन ऑफ x ये फाइनाइट है। तो यहाँ पर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है x, इसलिए जो x डबल स्टार है उसका भी डायमेंशन n हो जाएगा और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो भी मैंने मेंशन किया वही एज अ प्रॉब्लम आ गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव। अभी मैंने कहा कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो हमेशा अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव होगा, और x स्टार और x डबल स्टार ये सभी का जो डायमेंशन है वो सेम हो। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई जगह कुछ रिज़ल्ट में हम इसको प्रूव भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। लेट x बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर x कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और x नॉट बिलोंग कर रहा है x में कोई भी एलिमेंट है, सच दैट कि f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल f बिलोंग्स टू x स्टार, यानी कि डुअल स्पेस के यानी कि जितने भी फंक्शनल है वो x नॉट को कहाँ पर लेके जा रहे हैं, 0 पर लेके जा रहे हैं। तो हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो x नॉट होगा वो एक्चुअली 0 वेक्टर ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी वेक्टर होगा तो कम से कम एक फंक्शनल हमें ज़रूर मिलेगा जो उस वेक्टर को नॉन जीरो पर लेके जाएगा। तो एज अ स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक्चुअली ये प्योर लीनियर अलजेब्रा का है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा और मेट्रिक स्पेस की भी प्रॉब्लम फंक्शनल एनालिसिस में इंक्लूड हो सकते हैं। यहाँ पर टी R3 से R3 में मैप है, लीनियर मैप है जो कि इस तरीके से डिफ़ाइन हो रहा है। तो हमें निकालना है कि इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 क्या होगा। तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है R3 के लिए, E1 इक्वल टू 1, 0, 0, E2 ऐसे ही 0, 1, 0 और E3 इक्वल टू 0, 0, 1। इसलिए T ऑफ E1 की इमेज क्या हो जाएगी, T ऑफ E1 यानी कि 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 0 और -1। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 और -1 इंटू E3। अगेन T ऑफ E2 की वैल्यू निकालेंगे तो T ऑफ E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, y की वैल्यू 1 है तो 1 हो गया और z की वैल्यू है -x - y, -x यानी -0 -1 यानी कि -1। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 और -1 इंटू E3। अगेन T ऑफ E3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पर z की वैल्यू 0 है और x y दोनों z की वैल्यू 1 है और x y दोनों 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी
0 0 0, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3। और इसलिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा T का वो कितना हो जाएगा, 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगी। और जो यहाँ पर E1 को रिप्रेजेंट करने में जो कोफिशिएंट है उसको हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, यानी कि 1 0 -1। और फिर T ऑफ E2 को जब रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3, तो जो ये कोफिशिएंट है उसको हम सेकेंड कॉलम में एंट्री करते हैं 0 1 -1। और T ऑफ E3 की जो वैल्यू है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3, उसके कोफिशिएंट हम थर्ड कॉलम में रखते हैं। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, व्हाट विल बी द डुअल स्पेस ऑफ L1। जो L1 का डुअल स्पेस है, यानी कि L1 स्टार है, वो एक्चुअली आइसोमॉर्फिक हो जाता है L इन्फिनिटी के। और अगर P बिलोंग कर रहा है, P ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में LP का जो डुअल स्पेस है वो किसके बराबर हो जाता है, LQ के बराबर हो जाता है या आइसोमॉर्फिक हो जाता है, जहाँ पर 1/Q प्लस 1/P ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये किस केस के लिए, जब P की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हो। और जब P की वैल्यू 1 है तो L1 का जो डुअल स्पेस है वो L इन्फिनिटी के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, यानी कि जो L1 का डुअल स्पेस है यहाँ पर दिया है तो ये L इन्फिनिटी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि T R3 से R3 में एक मैप है, डिफाइंड है इस तरीके से, तो T की नल्टी क्या होगी। तो T की नल्टी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रैंक नल्टी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम रैंक निकाल लें और उसके बाद रैंक प्लस नल्टी का सम डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ T हो जाएगा, जो कि 3 के बराबर होगा। क्योंकि R3 का डायमेंशन 3 है, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं इस रिज़ल्ट को। तो ज़रूरी क्या है हमारे लिए, हमें ज़रूरत है सिर्फ रैंक निकालने की इसके मैट्रिक्स की। तो जो इसका कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगी वो हो जाएगी 1 1 -1 2 3 5 1 -1 और 7। ये मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब यहाँ अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये नॉन जीरो आएगा। और इसलिए जो मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल हो जाएगी। और इसलिए जो इसकी रैंक है, रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ टी, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसलिए जो नल्टी है, नल्टी प्लस 3 बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि जो नल्टी है वो 0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि व्हाट विल बी द बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ द फंक्शनल एफ डिफाइंड ऑन R3 बाय एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ पर जो f है वो एक्चुअली फंक्शनल है, यानी लीनियर मैप है। कहाँ से, R3, जो कि फंक्शनल हो गया तो लीनियर मैप हो गया। और इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, जस्ट R हो जाएगा, फील्ड ऑफ R3। और ये मैप कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ऑब्वियसली ये नॉन ट्रिवियल फंक्शन है, फंक्शनल है, इसलिए इसका और R का जो डायमेंशन है वो 1 है, इसलिए इसका जो
रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ एफ ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि जो रेंज स्पेस है इसका वो उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा, इसलिए रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और रैंक नलिटी थ्योरम से इसलिए जो नलिटी है, नलिटी ऑफ एफ और प्लस रैंक ऑफ एफ यानी कि 1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ एफ यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। और इसलिए इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नलिटी इक्वल टू 2 हो जाएगी, यानी कि जो नल स्पेस है वो 2 डायमेंशन का स्पेस होगा। और कोई भी एलिमेंट ए बी सी ये नल स्पेस ऑफ एन ऑफ एफ में होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्लस बी माइनस सी इसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर नल स्पेस का जो बेसिस है वो कोई भी 2 ऐसे वेक्टर हो सकते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो अब चेक कर सकते हैं किसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ए बी सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन यहाँ पर भी ए प्लस बी और माइनस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि दोनों ये वेक्टर यहाँ पर जो -1 1 0 और 1 0 1 ये नल स्पेस ऑफ एफ में होंगे और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए ये नल स्पेस के लिए बेसिस बना लेंगे। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें सी, तो सी में ये वेक्टर एक्चुअली नल स्पेस में लाई ही नहीं करेगा क्योंकि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए ये वेक्टर लाई नहीं करेगा कहाँ पर, नल स्पेस ऑफ f में। ऐसे ही ये जो वेक्टर है यहाँ पर -1 0 1 ये भी नल स्पेस में नहीं होगा, तो ये भी बेसिस नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए में जो ये वेक्टर -1 1 1 दिया है ये भी नल स्पेस में नहीं होगा क्योंकि ये a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसलिए ये तीनों बेसिस हो ही नहीं सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ़ द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम अ नॉर्म स्पेस x इनटू नॉर्म स्पेस y ये बना के स्पेस है, हमें सफिशिएंट कंडीशन ढूंढना है कि द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम नॉर्म स्पेस x इनटू नॉर्म स्पेस y ये बना के स्पेस हो जाए। तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है कि y एक बना के स्पेस हो, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम x टू y ये बनाक होगा, ये बनाक स्पेस होगा इफ़ y इज़ बनाक स्पेस। ये एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है तो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी रिज़ल्ट से हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, चूँकि हमें मालूम है कि जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होते हैं फील्ड आर होगी या सी होगी, तो उस केस में ये फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएंगे और फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हमेशा बना के स्पेस होते हैं। इसलिए कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम अ नॉर्म स्पेस टू अ फील्ड ये हमेशा कंप्लीट होता है, इसलिए जो एक्स स्टार होगा डुअल स्पेस होगा वो हमेशा बना के स्पेस होगा, चाहे एक्स बना के स्पेस हो या ना हो, लेकिन जो इसका डुअल स्पेस होगा वो हमेशा बना के स्पेस होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को पहले भी हमने डिस्कस किया है कि डुअल स्पेस ऑफ एलपी, जो डुअल स्पेस है एलपी का वो एलक्यू के बराबर होता है, जहाँ पर कंडीशन क्या है 1/p प्लस 1/q ये 1 के बराबर हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर एक और कंडीशन मेंशन करना चाहिए कि p ग्रेटर दैन 1 के बराबर है, p
p ग्रेटर दैन 1, कोई भी नंबर है बट ग्रेटर दैन 1 है, p इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि एक्चुअली p इस ओपन इंटरवल में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डुअल स्पेस एक्स डैश ऑफ नॉर्म स्पेस एक्स इज ऑलवेज बना के स्पेस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। अगर एक्स कोई भी नॉर्म स्पेस है तो उसका जो डुअल स्पेस होगा वो ऑलवेज बना के स्पेस होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है द डुअल स्पेस एक्स डैश ऑफ नॉर्म स्पेस एक्स इज हिल्बर्ट स्पेस। तो डुअल स्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस नीड नॉट बी अ हिल्बर्ट स्पेस, लेकिन ये बना के स्पेस होगा, हिल्बर्ट स्पेस होना ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इन जनरल इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट इन जनरल। इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है इन जनरल, कौन सी प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की नहीं है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन में है ये प्रॉपर्टी है। हमें ढूंढना है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ हो। तो फर्स्ट एक्चुअली इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है। और सेकेंड ये एक्चुअली फॉल्स है। जो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एक्स विद वाई, ये एक्चुअली इक्वल हो जाता है अल्फ़ा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा बार दिया है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और ये सी भी एक्चुअली ट्रू है, ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। और डी भी ऑप्शन ट्रू है, ये भी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। तो हिल्बर्ट स्पेस इज़ नथिंग बट कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं और कंप्लीट नॉर्म स्पेस को हम बना के स्पेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल बना के स्पेसेस आर हिल्बर्ट स्पेसेस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इनफैक्ट सारे बना के स्पेस हिल्बर्ट स्पेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे हिल्बर्ट स्पेस बना के स्पेस ज़रूर होंगे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल हिल्बर्ट स्पेसेस आर मीट्रिक स्पेस, कोई भी हिल्बर्ट स्पेस होगा तो उसको हम नॉर्म स्पेस बना के स्पेस बना सकते हैं, और बना के स्पेस हमेशा एक इंड्यूस्ड मीट्रिक जनरेट करता है। तो कोई भी हिल्बर्ट स्पेस होगा तो वो मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। फॉल्स स्टेटमेंट तो कह रहा है कि ऑल, फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑल नॉर्म स्पेसेस आर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। तो सारे नॉर्म स्पेसेस इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है। ऑल बना के स्पेसेस आर मीट्रिक स्पेसेस, ये ट्रू है। ऑल हिल्बर्ट स्पेसेस आर टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ऑब्वियसली मीट्रिक स्पेस है इसलिए वहाँ पर टोपोलॉजी होगी, तो ये भी ट्रू है। ऑल इनर प्रोडक्ट स्पेसेस आर नॉर्म स्पेसेस, तो ये भी एज ए स्टेटमेंट ट्रू है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए यही हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि व्हाट विल बी द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट अगर हमें दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम इससे पहले नॉर्म स्पेस बनाते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट इनर प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स। और हमें पता है कि अगर नॉर्म स्पेस में मीट्रिक कैसे हम डिफाइन करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट विद एक्स माइनस वाई विद एक्स माइनस वाई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पैरेललोग्राम इक्वलिटी या पैरेललोग्राम आइडेंटिटी। तो पैरेललोग्राम आइडेंटिटी, किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में पैरेललोग्राम आइडेंटिटी या इक्वलिटी हमेशा
होल्ड करती है, और ये एक रिलेशन है जो सारे वेक्टर एक्स वाई के लिए होल्ड करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में। अगर ये कंडीशन एक्स वाई कोई भी दो इनर प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर हैं, तो x प्लस वाई का जो नॉर्म का स्क्वायर है प्लस x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसको हम पैरेललोग्राम आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी हाई स्कूल ज्योमेट्री में जानते हैं कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल हैं उनका स्क्वायर करेंगे, ये x प्लस वाई ये और x माइनस वाई ये पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका जो स्क्वायर का सम है ये सभी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है। तो यही पैरेललोग्राम रूल है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ में। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फंक्शनल एनालिसिस को समझने में और एग्ज़ाम की प्रिपेयर करने में।